हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड आपका डॉक्टर नवनीत कार आज बुरी खबर लाने का। बुरी खबर नहीं है, एक छोटी सी भविष्यवाणी है हमारी। खराब भविष्यवाणी भी कह सकते हो, लेकिन सच का सामना तो करना पड़ता है और सच से भागना नहीं है। और मेरा काम है आपको अलर्ट करना, जिससे कि आप अपने सावधानियां बरतें जो जो आप कर सकते हो। देखो, बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि अगला एपिडेमिक कब आएगा, और डब्ल्यूएचओ ने बोला कि अगला एपिडेमिक कोरोना के बाद इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। कोई कह रहा है फलाने टाइम में आएगा, कोई कह रहा है 2025 में आएगा, कोई कह रहा है 2030 में आएगा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन ये सब कह रहे हैं कि ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन मैं आपको आज कुछ और बताने जा रहा हूँ। मैं तो 25 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 2030 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 2023 की बात कर रहा हूँ, वो भी आने वाले 3 महीनों की। जी हाँ, आने वाले 3 महीनों की। क्या ओमिक्रॉन अपना रूप बदलने वाला है? आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों से कोविड की कोई अब न्यूज़ नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कोविड खत्म हो गया? क्या ओमिक्रॉन जो कि प्रेजेंट उसका एक वायरस का वो था, वेरिएंट था, क्या वो अब समाप्त हो गया है या इवॉल्विंग प्रोसेस में है? चुपचाप सांप, कहता है ना, सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, गड्ढे में जाके सो गया है, अचानक उठेगा फन लेके। तो क्या ऐसा है ओमिक्रॉन? क्या ओमिक्रॉन सोया हुआ है? क्या ओमिक्रॉन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं? क्या ओमिक्रॉन किसी बदलाव की तरफ है? क्या ओमिक्रॉन एक नए रूप में आएगा? आने वाले 3 महीनों में ऐसा क्या होने जा रहा है, ये बताने जा रहा हूं। एक आम आदमी की जिंदगी नरक बन सकती है, स्पेशली इंडिया में। 5 वायरस हैं, जिसमें से 2 वायरस धमाल करने आ रहे हैं। जिन 5 वायरस की बात करी जा रही है, जो कि डब्ल्यूएचओ या बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि ये 5 वायरस आपकी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर सकते हैं आने वाले समय में, उसमें एक तो कोरोना वायरस ही है, क्योंकि सबसे पहले 1965 में ही पता चला था। उसके बाद सार्स, ERS जो भी थे, ईस्ट और सार्स जो था, ये खतरनाक वायरस जो मिडिल ईस्ट में आए थे। उसके बाद अब तो कोविड आया ही आया। और दूसरा ऑर्थोमिक्सो वायरस, जिसमें इन्फ्लुएंजा आता है, H1N1 H3N2 जूनोटिक वायरस है। तीसरा पैरामिक्सो वायरस, जिसमें मीजल्स मम्प्स आता है। ये 3 वायरस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये 3 वायरस आपको कुछ भी करने नहीं आ रहे हैं। मैं जिस बात का वायरस कर रहा हूं वो है अगले 3 महीनों में जो आपको परेशान कर सकते हैं। टोगा वायरस, जिसमें आता है चिकनगुनिया और ईस्टर्न एनकेफेलाइटिस, वेस्टर्न एनकेफेलाइटिस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, जो जिसके की चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो है फ्लेवी वायरस। जी हाँ, फ्लेवी वायरस, जो कि आपको परेशान करने के लिए आ रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, और क्या स्टडी है? और वैसे तो आप हर साल देखते हो ये सब कहानियां। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्लेवी वायरस में, टोगा वायरस में, पहले बता दूं टोगा वायरस में क्या क्या आता है, जो मैंने अभी बताया चिकनगुनिया। फ्लेवी वायरस में क्या क्या आता है? फ्लेवी वायरस में आता है डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड जिका वायरस। तो आप समझे मैं क्या कह रहा था इतना घुमा फिरा के? मैं ये कह रहा था कि जो इस समय इतनी बारिश हो रही है, आपने देखा कि जून से ही बारिश शुरू हो गई, जुलाई का महीना भी बारिश में जा चुका है, गर्मी किसी ने देखी नहीं। और ये स्टडी जो मैं आज बता रहा हूँ, ये ढाका की स्टडी है कि रेनी, हालांकि वैसे तो एक आम बंदे को भी पता है कि जब बारिश होती है मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू ये सब फैलता है। करीब 2008-2009 के आसपास एक भयानक शायद डेंगू का तब आया था, 2015 में के आसपास आया था डेंगू का। लेकिन इस बार कुछ कहानी अलग है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है, इतनी बाढ़ आई पड़ी है, जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है। और ये जो स्टडी है ये सब बताती है कि जनरली कम से कम वायरस की जो मच्छर की ग्रोथ होती है, जो एडीज, जो मच्छर है, एडीज एजिप्टाई, जिससे डेंगू होता है, और जो फ्लेवी वायरस है, ये जनरली अगर मॉस्किटो की जो ग्रोथ हो रही है, जो पैदा हो रहा है, उससे कम से कम एपिडेमिक आने में, डेंगू के एपिडेमिक आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। और ये मामला जून से शुरू हो चुका है, तो जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने हो सकता है कुछ मुसीबत बड़ी आने वाली हो। और वो क्या है? वो है डेंगू, डेंगी।
ये भी पाया गया कि जनरली कि अगर एक भी दिन बारिश ज्यादा होती है रेनी डे में 6% डेंगू केसेस बढ़ जाते हैं एक दिन की बारिश से। एक दिन की बारिश से 6% तक डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। और टेम्परेचर जो इस समय चल रहा है वो भी इनके फेवर में है। तो सिंपल सा फंडा है, साइंटिफिकली प्रूव्ड बात कर रहा हूं, क्योंकि इतनी बारिश की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, वो भी कि इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी, अपने समय से पहले आ जाएगी। और अभी भी नहीं पता कि आने वाले समय में कितनी बारिश होगी। जब बहुत तेज बारिश होती है तब तो वो लार्वा के को कम करती है, उनकी साइकिल को कम कर देती है, उनकी ब्रीडिंग को डिस्ट्रॉय करती है तेज बारिश। लेकिन जब हल्की हल्की बारिश छुक 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 होती रहती है, पानी इकट्ठा होता रहता है ना, आपके कूलर में पानी है, टायर में पानी है, गमले में पानी है, फलानी जगह पानी है, सब जगह पानी इकट्ठा होता रहता है, वायरस अंदर ही अंदर ब्रीड करना शुरू कर चुका होता है। तो 1.5-2 महीने के बाद इसका प्रकोप दिखाई देना शुरू होता है। इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हो सकता है नवंबर तक भी खिंच जाए मामला। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपको वो सारे मेजर्स और सरकार को भी वो सारे मेजर्स मुझे ऐसा लगता है सरकार ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे भी लोग आए थे कि टंकी का कवर बता दो। वो बात अलग है कि टंकी का कवर देखने तो आते हैं पानी की टंकी का कि कवर है नहीं है, लेकिन बाहर जो पानी इकट्ठा इतना हुआ रहता है 24 घंटे चारों तरफ, उस पर कुछ नहीं है। उसका ना ड्रेनेज सिस्टम है ना कुछ है, जो मेरे क्लिनिक के बाहर का नज़ारा है। अगर आप देख लो तो मुझे तो खुद शर्म आती है दिखाते हुए भी। क्या करूं अब, सरकारें कोई भी आए कहानी वहीं की वहीं है, एमसीडी में कोई भी आए कहानी वहीं की वहीं है। एनीवेज चलिए इससे बाहर निकलता हूँ। काम की बात यही है कि आने वाले 3 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एक तो ये डेंगू वायरस, दूसरा चिकनगुनिया वायरस, तीसरा जिका वायरस, और तो ये मेनली चिकनगुनिया का भी आपने प्रकोप देखा होगा, जब बोनी पेन्स होती हैं और इतना सीवियर जॉइंट्स पेन होते हैं कि बंदा खड़ा भी नहीं हो पाता। तो चिकनगुनिया और डेंगू ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं, लेकिन डेंगू ज़्यादा कॉमन है चिकनगुनिया से। और डेंगू फीवर के सिम्टम होते हैं फीवर, जोड़ों में दर्द, वीकनेस। एक वायरल फीवर में जितने सिम्टम होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। तो मैं फिर बोलूंगा कि कोई भी अब जो समय शुरू होगा फीवर का, चाहे कोई भी फीवर हो, आपको पेन किलर नहीं देनी है, ना लेनी है ना देनी है। किसी को एडवाइस भी नहीं करनी है पेन किलर। सिंपल पैरासीटामोल देनी है हर बंदे को, क्योंकि पेन किलर देते ही बॉडी में वो प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो अच्छा लगता है पेशेंट को, मेरा फीवर उतर गया, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें दिन जाके पता चलता है कि जी प्लेटलेट काउंट इतनी कम हो गई। तो ट्रीटमेंट आसान नहीं है डेंगू का, और स्टेरॉइड का रोल भी नहीं है इसमें कुछ खास। और सिर्फ यह कि आप प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि लोगों की मुसीबतें गलत ट्रीटमेंट से बढ़ती हैं। सही ट्रीटमेंट तो होगा नहीं होगा, लेकिन गलत ट्रीटमेंट से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। मूवमेंट एक जीपीएस के पास जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह और है कि डेंगू जब स्टार्ट होता है तो किसी को पता भी नहीं होता कि डेंगू स्टार्ट हो चुका है, डेंगू फीवर स्टार्ट हो चुका है, ये लोगों को पता ही नहीं चलता। पता तब लगता है 15-20 दिन बीत जाने के बाद, जब लोग मरने शुरू होते हैं, जब हॉस्पिटल में पहुंचने शुरू होते हैं। लेकिन यही मैं बोल रहा हूं कि इसको जितना जल्दी आप पकड़ लेंगे, जल्दी ही अभी से ही पेन किलर देना बंद कर दो। अभी से सिर्फ पैरासीटामोल, फिर बच्चे डोलो हो, क्रोसिन हो, कोई भी हो, ठीक है। 650 mg की आप अडल्ट में दे सकते हैं और 4 से 6 घंटे बाद रिपीट भी कर सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा। और एक मोटा मोटा और है कि अगर गला वाला खराब होता है तो पता चल जाता है कि भाई ये कोई कॉमन कोल्ड है, फलाना ढिमका। लेकिन अगर आपको फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रही है, वीकनेस बहुत है, और तो अपना जरूर चेकअप कराएं। सीबीसी नाम का टेस्ट तो जरूर कराएं। डेंगू NS1 एंटीजन जो टेस्ट है वो सबसे पहले पॉजिटिव आता है, और उसको भी जरूर कराएं। वो पहले दूसरे दिन में ही आ जाता है NS1 एंटीजन, ठीक है। लेकिन ये ना मान लें कि अगर NS1 एंटीजन नेगेटिव है और सीबीसी भी नॉर्मल है तो मैं इसको पेन किलर दे दूं। हो सकता है रिपोर्ट ही गलत हो, या फिर अगले 2-3 दिन बाद आ जाए। तो इसीलिए कोई पेन किलर नहीं खाना है। पानी वानी खूब पीजिएगा। कोई भी वायरल फीवर होता है, रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी और रेस्ट, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। अगर उल्टियां हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, ये सब भी लक्षण, पेट के लक्षण भी डेंगू के लक्षण होते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS, तो मुन्ना भाई MBBS MD मेडिसिन चलता है। शबा खैर और मेरी खैर। थैंक यू वेरी मच, बाय।